अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इट्स नोन एज मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, यानी कि रवैयों की पैमाइश। देखें, जो इंसान रवैये अपनाता है मुख्तलिफ किस्म के, उनको हम पैमाइश उनकी कर सकते हैं। हालांकि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार रवैये कैसे उनकी पैमाइश की जा सकती है, तो ये बात काबिल जिक्र है कि रवैयों की पैमाइश हम कर सकते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ रेटिंग स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम रवैयों की पैमाइश कर सकते हैं। इसके लिए थर्स्टन, लिकर्ट, ऑस्गुड और बुगार्डस का जो शरई पैमाना है वो इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले थर्स्टन की शरई पैमाने की बात करते हैं। थर्स्टन ने 1931 में रवैयों के पैमाइश के लिए शरई पैमाना तैयार किया। इस शरई पैमाने में अफराद के रवैयों को मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से मापा गया। ठीक है, कि आप जो है वो मुख्तलिफ कौमों के, यानी कि मुख्तलिफ कौम से ताल्लुक रखने अफराद के बारे में क्या रवैया रखते हैं। इसमें जो टॉपिक्स जिनको ज़हन में रख कर ये बनाया गया था वो जंग था, इश्तराकियत था। इश्तराकियत का मतलब ये है कि मुख्तलिफ कौमों के लोग जब मिलकर कोई कारोबार या कोई भी चीज़ हैंडल करते हैं तो उसको कहते हैं ज़ब्त है। इंड्योरेंस यानी कि बर्दाश्त, स्याफाम नस्ल, सजाए मौत और चर्च वगैरह के बारे में लोगों की रवैयों की पैमाइश की गई। थर्स्टन का पैमाना 11 दर्जाती पैमाना भी कहलाता है, क्योंकि इस शरई पैमाने में पसंद नापसंद के 11 दर्जे तश्कील दिए गए हैं, जिन पर राय दहिंदा अपनी राय का इजहार करता है। ठीक है, थर्स्टन के शरई पैमाने दर्ज अवामिल के तहत तश्कील दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले मौजू का इंतखाब है, यानी कि कोई भी टॉपिक आप चुनते हैं, फिर उस टॉपिक के बारे में जितनी भी बयानात इकट्ठे हो सकते हैं वो आप करते हैं। ठीक है, चाहे वो थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, यानी जिस कदर बयानात हो सके आप उस चीज़ के बारे में इकट्ठे करते हैं। तीसरे नंबर पर एक 11 रुकनी एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, जो कि उन बयानात की जांच पड़ताल करती है और ये फैसला करती है कि ये जो बयानात हैं क्या ये सही हैं या नहीं है। ये जिस टॉपिक के लिए हमने ये बयानात चुने हैं क्या वो उसके बारे में बिल्कुल ताल्लुक रखते हैं उससे या नहीं रखते। वो तमाम कमेटी जो है इन बयानात पर गौर व गौज करती है और उसकी हतमी मंजूरी देती है। फिर बयानात को मज़कूरा रवैये की पैमाइश के लिए शरई पैमानों की सूरत में जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रवैयों की पैमाइश करते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो लिकर्ट का स्केल है। लिकर्ट का शरई पैमाना 5 दर्जाती शरई पैमाना भी कहलाता है। इस शरई पैमानों में थर्स्टन के शरई पैमानों की तरह मुसन्निफीन से राय नहीं ली जाती, बल्कि जो रिसर्चर होता है वो सबसे पहले मौजू का इंतखाब करता है और फिर इस मौजू से मुमकिन रवैयों को मालूम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बयानात यानी कि स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करता है। फिर रिसर्चर की ये कोशिश होती है कि वो जो बयान बनाए वो आसान हो और वाज़ेह अंदाज में तहरीर किया हुआ हो, ताकि उसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी या फिर ये है कि डबल मीनिंग ना पाए जाए। हर बयान के बारे में जवाब दहिंदा को 5 नकाती दर्जे पर अपनी राय का इजहार करना होता है, जो कि स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, यानी कि शदीद पसंद, पसंद, फैसला ना करना, नापसंद और शदीद नापसंद पर मुश्तमिल होती है। इस तरीके से हम उसको एक अलग वजन या पॉइंट देते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। जब भी कोई पैमाना जारी किया जाता है तो उससे पहले उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक की जाती है। रिलायबिलिटी क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स obtained by the same person when we examined with the same test or different set of equivalent items। क्या आपने एक टेस्ट जैसे कि जो कि हमने बनाया है उसकी से हमने उसका रवैया चेक किया, फिर ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में कोई स्केल मौजूद है तो उससे भी हम चेक करेंगे कि क्या दोनों के स्कोर में कोई डिफरेंस मौजूद है या नहीं है। तो उस तरीके से हम रवैयों की पैमाइश कर सकते हैं। इसी तरह वैलिडिटी क्या है? डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, के टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया है क्या वो उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये जितनी ज्यादा दाखिली इस्तकामत आला दर्जे की होगी उतनी ही जो है वो बेहतर तरीके से रवैयों की पैमाइश जो है वो मुमकिन हो सकेगी। उसके बाद जो शरई पैमाना है वो कहलाता है ऑस्कोड रेटिंग स्केल। ऑस्कोड के शरई पैमाने को मसनूई इम्तियाज का शरई पैमाना भी कहते हैं। इस शरई पैमाने की इम्तियाजी खुसूसियत ये है
के मौजू और उससे मुतल्लिका रवैये को बेहतर अंदाज से पैमाइश करता है। इस शरई पैमाने से मुतल्लिका रवैये के साथ वाबस्ता पोशीदा मानी भी ज़ाहिर हो जाते हैं। इसमें हम दो मुखालिफ इसमें सिफ्त का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग और उसके नतीजे में उसके ऑपोजिट वीक, ठीक है, बहादुर, बुज़दिल, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी पैमाइश करते हैं और उसको 7 दर्जों में तकसीम करते हैं, जैसे कि +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3। फिर जो आपको जितना दर्जा लगता है आप उस हिसाब से इसको नंबर दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी इंसान को बहुत तेज समझते हैं तो उसको आप +3 नंबर दे देंगे, और अगर आप किसी इंसान को बहुत सुस्त समझते हैं तो उसको -3 नंबर दे देंगे। आप किसी इंसान को थोड़ा बहुत मस्बत इंसान तस्वुर करते हैं तो उसको +2 नंबर दे देंगे। आप किसी इंसान को थोड़ा बहुत मनफी, बहुत हल्का सा थोड़ा सा मनफी तस्वुर करते हैं तो आप उसको -1 नंबर दे देंगे। आप किसी इंसान को बहुत मजबूत तस्वुर करते हैं फॉर एग्जांपल तो उसको आप +3 दे देंगे, और अगर किसी इंसान को आप बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं तो उसको आप -3 नंबर दे देंगे। इस तरीके से आप लोगों को जो मुखालिफ इसमें सिफ्त है उसके जरिए लोगों के रवैयों की आप जांच पड़ताल करते हैं और लोगों को रेट करते हैं। ऑस्कोट ने अपने शरई पैमाने में रवैयों की पैमाइश के लिए तरीका इज़दाद इस्तेमाल किया। इसमें 3 फैक्टर्स को उन्होंने अहमियत दी। नंबर 1 एवेल्युएशन है, जिसमें तखमीना लगाने की कोशिश की जाती है, जायजा लगाने की कोशिश की जाती है। पोटेंसी यानी कितनी शिद्दत के साथ आप वो रवैया अपनाते हैं, कितनी कुव्वत के साथ उसको अपनाते हैं, आप उसको हल्का समझते हैं या उसको बहुत तेज समझते हैं। फिर एक्टिविटी फैक्टर्स, इन 3 पहलुओं पर जो है वो हम किसी भी रवैये की पैमाइश करते हैं। ये एक मेयारी, सेहतमंद और मुतबिल, रिलायबल, वैलिड और स्टैंडर्ड टूल है रवैये की पैमाइश के लिए, और इसमें हम किसी भी इंसान के रवैये के एहसासाती और वकूफ़ी पहलुओं की पैमाइश करते हैं, यानी कि किरदारी पहलू की इस स्केल की मदद से पैमाइश करना मुमकिन नहीं है। तो ऑस्कोट का जो रेटिंग स्केल है इसके जरिए हम अफेक्टिव कंपोनेंट और कॉग्निटिव कंपोनेंट को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बुगार्डस का शरई पैमाना। बुगार्डस ने जो शरई पैमाना तैयार किया, इससे मुख्तलिफ कौमों के बाहमी ताल्लुक और उनकी दूरी के बारे में रवैयों की पैमाइश की जाती है। इसलिए बुगार्डस के शरई पैमाने को सामाजिक और बुबात यानी कि सोशल डिस्टेंस स्केल भी कहा जाता है। इस पैमाने से मुख्तलिफ अक़वाम के अफराद आपस में एक दूसरे की किस हद तक पसंद करते हैं इसकी रवैये की पैमाइश की जाती है। उन्होंने अपने रवैये की पैमाइश के लिए 7 दर्जों में इसको तकसीम किया, यानी कि जो भी बंदा रिस्पॉन्स दे रहा है यानी जवाब दहिंदा है, उसने अपने रवैये का इजहार इन 7 दर्जों में से किसी एक को टिक करके करना होता है। इसके शरई पैमाने की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि मनफी रवैये का सिर्फ एक ही दर्जा मौजूद है, जबकि मस्बत रवैये की तरह मनफी रवैये के भी बहुत सारे दर्जात हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक रखा। तो अगर आप किसी भी दूसरी कौम के फर्द को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आप दूसरी कौम के फर्द से शादी कर लेंगे, और अगर आप दूसरे नंबर पर उसको पसंद करते हैं तो उसको पड़ोसी की हैसियत से तस्लीम करेंगे। अगर तीसरे नंबर पर आप उसको पसंद करते हैं तो उसको आप अपने पेशे में शरीक करेंगे। चौथे नंबर पर अगर आप उसको पसंद करते हैं तो आप उसको अपना दोस्त बनाना चाहेंगे। पांचवें नंबर पर आप अगर उसको पसंद करते हैं तो उसको अपने मुल्क का शहरी बनाना चाहेंगे। छठे नंबर पर अगर आप उसको कबूल करते हैं, पसंद करते हैं तो अपने मुल्क में कबूल कर लेते हैं। और सातवें का मतलब ये है कि आप उसको, अगर वो आपके मुल्क में आता भी है तो उसको आप अपने मुल्क से निकाल देंगे, यानी आप उनको इस हद तक नफरत करते हैं कि उनको आप अपने मुल्क में भी तस्लीम नहीं कर सकते। सो ये डिफरेंट स्केल्स हैं जो कि रवैयों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। थर्स्टोन का 11 दर्जाती पैमाना, लिकट का शरई पैमाना, ऑस्कोट का शरई पैमाना और बुगार्डस का शरई पैमाना। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, और मंडे को आपने ये टॉपिक याद करके आना है। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स।